हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट नॉन कोडेड फाइला के मेंबर्स में रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स को स्टडी करेंगे। तो नॉन कोडेट्स में जनरली एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म्स देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर नॉन कोडेट फाइला की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा में ये जनरली देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में। तो यूग्लिना और पैरामीशियम में जनरली फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकम्प्लिश किया जाता है। बात करते हैं यूग्लिना की। तो यूग्लिना में जो एक सिंगल यूनिसेलुलर बॉडी है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती है जो कि इक्वल होते हैं साइज़ में, शेप में, और एक दूसरे की एक तरह से मिरर इमेजेस आप इन्हें बुला सकते हैं। तो इस तरह का जो फिज़न है यूग्लिना में उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न बुलाते हैं, जो कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस में होता है, वाटर टेम्परेचर और साथ में जब फूड अवेलेबल हो तो यूग्लिना इस तरह डिवाइड करता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न सिमेट्रोजेनिक है क्योंकि जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस जो यूग्लिना में पाया जा रहा है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। इन डॉटर न्यूक्लियाई में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, नंबर है, वो पेरेंट न्यूक्लियस के इक्वल ही होता है। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बने, उनके बनने के बाद जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी डिवीज़न होता है, इसे हम साइटोकाइनेसिस बुलाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीज़न की कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व नहीं होती, वो परसिस्ट करती है माइटोसिस के दौरान। तो इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसके लिए एक लॉन्गिट्यूडनल फरो जो है इस साइटोप्लाज्म में यूग्लिना के धीरे धीरे फॉर्म होती है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल फरो है, खाँच है, ये धीरे धीरे एंटीरियर एंड से शुरू होकर डीप होती जाती है और फाइनली ये यूग्लिना को, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। इससे पहले जो ऑर्गेनल्स हैं एंटीरियर एंड के, जैसे कि रिजर्वायर, साइटोफेरिंक्स, साइटोस्टोम, स्टिग्मा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये डुप्लीकेशन के थ्रू जो है अपने डॉटर ऑर्गेनल्स फॉर्म करते हैं। जो फ्लैजला है वो जिन बेसल ग्रेन्यूल से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो बेसल ग्रेन्यूल्स भी डिवीज़न के थ्रू दो और बेसल ग्रेन्यूल्स फॉर्म करेंगे और उसके बाद जो डॉटर सेल है उसमें उन बेसल ग्रेन्यूल से नए फ्लैजला जो है ओरिजिनेट होते हैं। तो इस तरह से ये जो मल्टीप्लिकेशन है बेसल बॉडीज़ का वो सेल डिवीज़न से पहले ही हो जाता है, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन भी पहले हो जाता है। उसके बाद यूग्लिना जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कुछ केसेस में जो यूग्लिना है उसमें मल्टीपल फिजन भी देखने को मिलता है। जब यूग्लिना जो है इनएक्टिव स्टेज में होता है वो अपने आप को एक सिस्ट में, जो कि म्यूसिलेज का बना हुआ एक कोट है, जो कि म्यूसिफेरस बॉडी जो इसकी बॉडी में यूग्लिना में पाई जाती है उनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, उसमें जो है अपने आप को एनक्लोज कर लेता है। इस एनसिस्टमेंट के बाद वो जो है उसमें एनसिस्टेड कंडीशन में ही कई सारे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन उसमें होते हैं। इन्हीं को हम मल्टीपल फिजन बुला रहे हैं, जिनके रिजल्ट में 16 या 32 के करीब जो यूग्लिना के डॉटर सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये क्योंकि क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है उसकी पाल्मेला स्टेज को रिजेंबल करता है, इसलिए इसे कभी कभी पाल्मेला स्टेज भी बुलाया जाता है। तो ये जो डॉटर सेल्स है मल्टीपल फिजन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। बाद में ये उस सिस्ट से या उस कोट से जो है बाहर निकल जाते हैं, फ्लैजला ग्रो करते हैं और अपनी सॉलिटरी लाइफ जो है लीड करते हैं। आगे हम बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू, और कभी कभी कुछ कंडीशंस में फूड और टेम्परेचर केस में भी एनसिस्टमेंट देखने को मिलता है। बात करें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की, तो ये ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन है क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बॉडी की उसके राइट एंगल पे होता है। इस दौरान क्या है कि पैरामीशियम फीडिंग करना जो है स्टॉप कर देता है, उसकी जो ओरल ग्रूव और बकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी डिसअपियर हो जाते हैं। और इसमें क्योंकि पैरामीशियम में न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, दो तरह के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस है और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। तो उनमें से जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
जिससे 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। ये डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे से फिर सेपरेट हो जाते हैं। साथ ही जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करता है, लेकिन वो एमाइटोटिकली डिवाइड करता है, ना कि माइटोसिस के द्वारा। एमाइटोसिस में मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, सिंपली इलोंगेट हो जाता है और इसके बीच में मिडिल में एक कंस्ट्रिक्शन अपीयर होता है, जिससे कि ये 2 डॉटर मैक्रोन्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। जब ये ट्रांसवर्स फिजन है उसके लिए जो फरो है वो जो एक ट्रांसवर्स राइट एंगल पे फॉर्म कंस्ट्रिक्शन होने लगता है इसकी बॉडी में पैरामीशियम की, और ये 2 डॉटर सेल्स में धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है। इन डॉटर सेल्स में नए बकल स्ट्रक्चर्स और नई ओरल ग्रुप जो है वो फॉर्म होंगी, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो 2 होते हैं ओरिजिनल पैरामीशियम में, उनमें से एक एक जो है वो डिवाइडिंग डॉटर सेल्स में चला जाता है। बाद में एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फॉर्म हो जाएगा, जिससे हर पैरामीशियम में जो डॉटर सेल है उसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रहेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन फरो है ये मिडिल ऑफ द बॉडी के पास में फॉर्म होती है, जिससे जो 2 डॉटर पैरामीशियम फॉर्म होते हैं वो मोर और लेस इक्वल होते हैं साइज़ में। हालांकि जो एंटीरियर वाला है उसे प्रोटर बुलाया जाता है और जो पोस्टीरियर वाला है उसे ऑपिस्थी बुलाया जाता है। ये बाद में फुल साइज में ग्रो करेंगे और फिर से फिजन के द्वारा डिवाइड करेंगे। पैरामीशियम कॉर्डेटम एक दिन में 2 से 3 बार डिवाइड करता है बाइनरी फिजन के द्वारा, और हर एक प्रोसेस में बाइनरी फिजन की 30 मिनट के करीब टाइम लगता है। अब क्योंकि ये सभी डॉटर पैरामीशिया जो है एसेक्सुअली सेम पेरेंट से ओरिजिनेट हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, तो इन्हें हम क्लोन भी बुला सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली ये अलाइक होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइकॉन में। तो साइकॉन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है, जिसमें आप देख सकते हैं जो स्लेंडर लाइक बॉडीज़ होती हैं साइकन की, उसके बेस के पास एक बड जो है छोटी सी, जो एक आउट ग्रोथ है उस बॉडी से, वो फॉर्म होती है। फिर ये बड जो है धीरे धीरे ग्रो करती है और फुली ग्रोन बड जो है वो डिटैच होकर, फ्री होकर, अलग से जो है अपने अलग से एक सबस्ट्रेटम से अटैच होकर जो है अलग से एक डॉटर साइकॉन या डॉटर बड जिसे बुला सकते हैं, अपनी लाइफ लीड करना शुरू कर सकती है, या फिर ये इसी से अटैच रह सकती है, जिससे कॉलोनी फिर जो है ग्रो होती है। अब हम बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर ओबेलिया की। तो ओबेलिया जो है एक सीडेंट्री मरीन और कॉलोनियल हाइड्रॉइड है, जो कि 2 फॉर्म्स अपनी लाइफ में शो करता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल फॉर्म जो है इसकी एक कॉलोनी होती है जो कि ब्रांच्ड होती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं हाइड्रॉइड कॉलोनी है जो कि अटैच रहती है जनरली सबस्ट्रेटम से। और जो सेक्सुअल फॉर्म है दूसरी तरफ वो अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग मेडूसा। तो बात करते हैं इसकी कॉलोनी स्टेज की, हाइड्रॉइड कॉलोनी की ओबेलिया की, तो इसमें कई सारी वर्टिकल ब्रांचेस आप देख सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकोलाई बुलाते हैं, और ये जो है एक रूट लाइक हाइड्रोराइजा या स्टोलोन से निकल रही हैं। ये जो कॉलोनी है इसमें कई तरह के इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं और इन्हें हम जूइड्स बुलाते हैं। जनरली एक हाइड्रॉइड कॉलोनी में ओबेलिया के 2 तरह के इंडिविजुअल्स या जूइड्स देखने को मिलते हैं, और इसलिए ऐसी कॉलोनी को डायमॉर्फिक बुलाया जाता है। एक तरह के जूइड्स होते हैं पॉलिप्स या हाइड्रेंस, और दूसरी तरह के जूइड्स होते हैं गोनेंजिया। ये आपस में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में डिफर करते हैं। पॉलिप या हाइड्रेंथ जो है वो न्यूट्रिटिव जूइड है कॉलोनी का। इसे गैस्ट्रोजूइड या ट्रोफोजूइड भी बुलाया जाता है, जो कि एक मिनिएचर हाइड्रा को रिजेंबल करता है। जनरली इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पूरी कॉलोनी के लिए। प्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम जो है वो स्पेशल बॉडीज़ होती हैं इस कॉलोनी में, जिन्हें प्लास्टोजूइड्स भी बुलाया जाता है या गोनोजूइड्स भी बुलाया जाता है। इनका जो नंबर है वो कम होता है पॉलिप्स के मुकाबले, और जनरली जो है इनका फंक्शन होता है कि ये लेटरल एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा मेडूसी या गोनोफोर्स को प्रोड्यूस करें। कई सारी मेडूसा की
बड्स जो है इनमें जनरली फॉर्म होती हैं, और जब ये मेडुसी फुली फॉर्म हो जाते हैं तो एक एक करके ये जो है गोनोपोर जो अपर्चर है इसके द्वारा यहाँ से निकल जाते हैं और एक फ्री स्विमिंग लाइफ जो है लीड करते हैं। तो जब हाइड्रॉइड ओबेलिया कॉलोनी में मेडुसी भी फॉर्म होने लग जाते हैं तो इस कॉलोनी को ट्राइमॉर्फिक बुलाया जाता है, क्योंकि अब इसमें 3 तरह के जूइट्स हैं, हाइड्रेंथ यानी गैस्ट्रोजूइट्स, ब्लास्टोस्टाइल्स यानी गोनोजूइट्स जिनका फंक्शन है रिप्रोडक्शन करना, इन्हें रिप्रोडक्टिव जूइट्स भी कहते हैं, और मेडुसी यानी कि गोनोफोर्स। आगे हम बात करते हैं कि ये जो मेडुसा हैं वो फिर रिप्रोडक्शन कैसे अकम्प्लिश करते हैं। मेडुसी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जूइट्स हैं यानी कि गोनोजूइट्स, जिनमें गोनैड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये डायशियस होते हैं यानी कि एक ही मेडुसा में टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही प्रेजेंट हैं। हर मेडुसा में जनरली 4 गोनैड्स होते हैं जो कि सब अम्ब्रेला सरफेस पर मिडिल में, हर रेडियल कैनाल के मिडिल में लोकेटेड होते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। गोनैड्स जो हैं रेडियल कैनाल्स के ही वेंट्रल डाइवर्टिकुला एक तरह से। तो गोनेंजिया से एस्केप होने के बाद ये गोनैड्स मैच्योर होते हैं मेडुसा में, और हर गोनैड को देखा जाए तो वो एक ओवॉइड शेप की बॉडी है जिसमें एक आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस की और इसकी इनर लाइनिंग जो है गैस्ट्रोडर्मिस की होती है। इन दोनों के बीच के स्पेस में कई सारे सेक्स सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि या तो स्पर्म बनाएंगे या फिर ओवा बनाएंगे। ये जो सेक्स सेल्स हैं एक्चुअली जो मेनुब्रियम है उसकी एपिडर्मिस में ही ओरिजिनेट होते हैं। जब मेडुसा जो है ब्लास्टोस्टाइल से अटैच रहता है, फिर ये गलेट के थ्रू होते हुए गैस्ट्रोडर्मिस और फाइनली गोनैड्स में पहुंचते हैं। वहाँ पे ये गैमेट्स फॉर्म करेंगे सेक्स सेल्स, या तो ये स्पर्म बनाएंगे या फिर ओवा। तो गोनैड्स जो एक्चुअली ट्रू गोनैड्स नहीं है, उनमें केवल डेवलपिंग गैमेट्स का एग्रीगेशन ही प्रेजेंट रहता है। ये जो गोनैड्स हैं फिर रप्चर हो जाते हैं, यानी इनकी जो आउटर वॉल है एपिडर्मिस की कवरिंग है वो रप्चर हो जाती है और गैमेट्स जो है वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जब जो गैमेट्स हैं वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है वो सी वाटर में ही होता है, जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म्स जो हैं वाटर करंट के साथ फीमेल मेडुसा में पहुँच कर वहाँ एग्स को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ओबेलिया है उसकी लाइफ हिस्ट्री में 2 तरह की जनरेशन्स देखने को मिलती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशन। एसेक्सुअल जनरेशन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रॉइड कॉलोनी, जो कि बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करती है, और सेक्सुअल फॉर्म है मेडुसा जो कि गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। इसके बाद हम देखते हैं बाकी के जो नॉन कॉर्डेट फाइला हैं उनके मेंबर्स में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं फेसियोला हेपेटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फेसियोला हेपेटिका हर्माफ्रोडाइट होता है। तो इसमें जो मेल और फीमेल गोनैड्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो सेम इंडिविजुअल में मिल रहे हैं। तो मेल और फीमेल जेनिटल डक्ट्स यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर में ओपन होती है जिसे जेनिटल एट्रियम बुलाया जाता है। जेनिटल एट्रियम बाहर जो है कॉमन जेनिटल अपर्चर या गोनोपोर के थ्रू खुलता है। गोनोपोर जैसा आप जानते हैं जो एसिटाबुलम है उसके वेंट्रल में लोकेटेड होता है। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फेसियोला में एक पेयर मिलता है टेस्टिस का, जो कि मिडल और पोस्टीरियर रीजन में बॉडी के लोकेटेड होती हैं। हर टेस्टिस से एक नैरो स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस निकलती है, जो कि दोनों साइड की जो वास्ट डिफरेंस है वो साथ में एंटीरियर रीजन तक जाती हैं और एसिटाबुलम के लेवल तक, और वहाँ पर ये आपस में यूनाइट होकर एक सेमाइनल वेसिकल में खुलती है। सेमाइनल वेसिकल में जो है स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। इसके बाद इस सेमाइनल वेसिकल से एक नैरो ट्यूब और निकलती है एंटीरियरली, जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जो कि एक कॉपुलेटरी ऑर्गन में एंटर करती है। पीनिस या साइरस बुलाया जाता है इसे। ये जो पीनिस या साइरस है ये कॉमन जेनिटल एट्रियम तक एक्सटेंड करता है, और जेनिटल एट्रियम में इसकी जो ओपनिंग है इसे मेल जेनिटल अपर्चर बुलाया जाता है। जेनिटल एट्रियम बाहर खुलता है कॉमन गोनोपोर के थ्रू। इसके अलावा कई सारे यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट को सराउंड करते हैं और उसमें ओपन होते हैं। उनके अल्कलाइन सिक्रीशन की हेल्प से जो है मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है स्पर्म्स का कॉपुलेशन के दौरान।
जो सिरस, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है, ये तीनों जो है साथ में एनक्लोज होते हैं एक सिरस सैक या सिरस पाउच में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक ही सिंगल ओवरी मिलती है जो कि हाईली ब्रांच्ड होती है, इसे जर्मेरियम भी बुलाया जाता है। ये टेस्टिस के एंटीरियर में पाई जाती है, राइट साइड पर, एंटीरियर 1/3 पार्ट में बॉडी के। जितनी भी ब्रांचेज हैं ओवरी की, पोस्टीरियरली ये मिलकर फॉर्म करती हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट पीछे की ओर एक्सटेंड करता है और मीडियन वाइटेलिन डक्ट जो है उसे ज्वाइन करता है। ये मिलकर बनाते हैं ओवोवाइटेलिन डक्ट या यूटेरस। यूटेरस फेसियोला में काफ़ी लॉन्ग हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है जो कि जेनिटल एट्रियम तक एक्सटेंड करती है। जेनिटल एट्रियम में इसकी जो ओपनिंग है उसे फीमेल जेनिटल अपर्चर बुलाया जाता है, जो कि मेल जेनिटल अपर्चर के पास ही सिचुएटेड होती है, लेफ्ट साइड पर। यूटेरस में कई सारे कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कि फर्टिलाइज एग्स जो है सिचुएटेड रहते हैं। यूटेरस का काफ़ी एनॉर्मस साइज़ होता है और ये एक अडेप्टेशन है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए, जिससे कि कई बहुत ही हाई रेट पर जो है एग प्रोड्यूस किए जा सके। इसके अलावा एक शॉर्ट कॉपुलेटरी ट्यूब और देखने को मिलती है फेसियोला में, जिसे लॉरल्स कैनाल बुलाया जाता है, जो कि ओविडक्ट से निकल रही है। ब्रीडिंग पीरियड के दौरान ये बाहर खुलती है एक टेम्पररी पोर के थ्रू, जो कि डॉर्सल और मीडियन में लोकेटेड होता है। ये वजाइना की तरह सर्व करती है कॉपुलेशन के दौरान। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ दो तरह के ग्लैंड्स एसोसिएटेड रहते हैं, वाइटेलिन ग्लैंड्स या वाइटिलेरिया और मेहेलिस ग्लैंड। वाइटिलेरिया जो है राइट और लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के पूरे एंटायर लेंथ में, और इनका काम होता है कि ये स्पेशल यॉर्क सेल्स या वाइटेलिन ग्लैंड सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं। इन सेल्स में बहुत सारा यॉर्क प्रेजेंट रहता है, जो कि और कई सारा जो सेल ग्लोब्यूल्स हैं वो भी ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एग शेल फॉर्म करने में काम आता है, और जो यॉल्क है वो एम्ब्रियो के नरिशमेंट में काम आता है। मेहेलिस ग्लैंड्स की बात करें तो इन्हें शेल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, लेकिन इनका सेल्फ फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि ओविडक्ट, मीडियन वाइटेलिन डक्ट और यूटेरस का जो जंक्शन है उसे सराउंड करते हैं। इनका सिक्रीशन हेल्प करता है यूटेरस को लुब्रिकेट करने में, ताकि एग्स का पैसेज हो सके स्मूथली और स्पर्म्स को एक्टिवेट करने में। इसके अलावा ये जो शेल ग्लोब्यूल्स जो कि वाइटेलिन ग्लैंड सेल्स में प्रेजेंट है उनके सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। फेसियोला हेपेटिका जो है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है जनरली प्रेसीडेड बाय कॉपुलेशन, और कॉपुलेशन जो है जहाँ ये होस्ट की बाइल डक्ट्स में रहता है वहीं पर होता है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इनमें। इसके बाद हम देखते हैं टेडियम सोलियम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जितनी भी टेपवॉर्म्स होती हैं एक्सेप्ट डायोइकोसिस्टस हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये सब। हर प्रोग्लोटिड में एक कंप्लीट सेट पाया जा रहा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेसेनकाइम से डेवलप होते हैं। मेल ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं फीमेल ऑर्गन से पहले, तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जा रही है इस मैच्योर जोन जो है स्ट्रोबिला का वहाँ पर। तो उसमें जो एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स होते हैं 100 से 150, वो उनमें केवल मेल सिस्टम पाया जाता है, और बाकी के रिमेनिंग पोस्टीरियर वालों में मेल और फीमेल दोनों तरह के सिस्टम्स मिलते हैं। इसके अलावा जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं उनमें धीरे धीरे रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी अकम्प्लिश होने के बाद केवल हाईली ब्रांच्ड यूटेरस रहता है जिसमें फर्टिलाइज एग्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे जो सेगमेंट्स हैं उन्हें राइप या ग्रेविड सेगमेंट्स बुलाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टीनिया में जो टेस्टिस हैं वो स्मॉल हैं, कई सारी स्फेरिकल बॉडीज़ हैं न्यूमरस, जो कि पूरे मेसेनकाइम में स्कैटर्ड रहती हैं डोर्सल सरफेस के पास, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। हर टेस्टिस से एक फाइन डक्ट्यूल निकलती है जिसे वास इफ्रेंस बुलाया जाता है। ऐसी कई सारी डक्ट्यूल्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं और अल्टीमेटली यूनाइट होकर मिडल ऑफ द प्रोग्लैटिड में एक कॉमन स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस को ये फॉर्म करती है। इसके अलावा एक कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है साइरस, जो कि साइरस शीट में एनक्लोज रहता है। सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर नहीं पाई जाती। सिरस जो है वो ओपन हो रहा है जेनिटल एट्रियम में मेल जेनिटल पोर के द्वारा, और जेनिटल एट्रियम इंटर्न बाहर की ओर ओपन होगा कॉमन गोनोपोर के द्वारा। ये जो कॉमन गोनोपोर है एक्चुअली जेनिटल पेपिला के पीक पर टिप पर सिचुएटेड रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये लिवर फ्लूक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिजेंबल करता है। एक ओवरी पाई जाती है जिसे हम जर्मेरियम भी बुला सकते हैं। वेंट्रली ये पोस्टीरियर पार्ट में प्रोग्लोटिड के लोकेटेड होती है, और हल लोब जो है एक्चुअली बाइलोब्ड होती है। तो इसमें जो हल लोब है ओवरी का उसमें कई सारे जर्मिनल कॉर्ड्स या फॉलिकल्स पाए जाते हैं।
ये जो दो लोब्स हैं ओवरी के वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक ट्यूबुलर ब्रिज के द्वारा, जिसे ओवेरियम इस्थमस बुलाया जाता है। ओवेरियन इस्थमस के मिडल से एक जो है ओविडक्ट निकलता है, ये जो कि पीछे की तरफ जाकर वेजाइना को ज्वाइन करता है और फिर एक चैम्बर बनाता है, स्वेलन चैम्बर, जिसे ऊटाइप बुलाया जाता है। ऊटाइप बहुत ही छोटा सा राउंडेड चैम्बर होता है जो कि ओविडक्ट, यूटेरस और वेटालिन डक्ट के यूनियन पर फॉर्म हो रहा है, और इसके चारों तरफ जो है यूनिसेलुलर महलिस ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। वेजाइना जो है जनरली स्वेलअप होकर एक स्पर्म स्टोरिंग सैक और बनाता है, जिसे सेमाइनल रिसेप्टिकल बुलाया जाता है। इसके अलावा जो नैरो पार्ट है वेजाइनल डक्ट, नैरो पार्ट है वेजाइना का जो कि सैक और ओविडक्ट के बीच में प्रेजेंट होगा, उसे फर्टिलाइजेशन डक्ट बुलाया जाता है। वाइटेलिन ग्लैंड या वाइटेलेरियम जो है एक ग्लैंड है जो कि ओवरी के पीछे यहाँ प्रेजेंट होता है टीनिया के हर प्रोग्लोटिड में, और ये जो यू टाइप के साथ कनेक्टेड रहता है वाइटेलिन डक्ट के द्वारा। इस वाइटेलिन ग्लैंड में भी कई सारे फॉलिकल्स होते हैं जो कि यॉर्क सेल्स को सिक्रेट करते हैं। यूटेरस की बात करें तो यू टाइप से एक ब्लाइंड सिलिंड्रिकल ट्यूब निकलती है जिसे हम यूटेरस बुला रहे हैं। ये एंटीरियर पार्ट में प्रोग्लोटिड के वहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। यूटेरस सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेपवर्म के, क्योंकि इसमें कई सारे न्यूमरस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स अप टू 1000 स्टोर किए जा सकते हैं, और इसमें कई सारी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। 7 से 13 जो है लेटरल ब्रांचेस होती हैं जिनमें ये फर्टिलाइज एग्स को स्टोर करके रखता है। ये जो ब्रांच्ड यूटेरस है ये जो है केवल परसिस्ट करता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड में, और बाकी सब जो ऑर्गन्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो टीनिया सोलियम में क्योंकि एक सिंगल टेपवर्म जो है होस्ट में प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता। फर्टिलाइजेशन से पहले कॉपुलेशन पाया जाता है, और फिर जो है जो सिरस है वो सेम प्रोग्लोटिड या दूसरे प्रोग्लोटिड के वेजाइना में इंसर्ट होकर स्पर्मेटोजोआ को वहाँ पर रिलीज़ करता है। अगर फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट प्रोग्लोटिड्स के बीच में हो रहा है तो उसे कभी कभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बुलाया जाता है, और अगर सेम प्रोग्लोटिड के गैमेट्स के बीच में हो रहा है तो उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बुला सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यहाँ पर,